एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपनी स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा से संबंधित कौन कौन सी बोलियां हैं और हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। ये सारे बिंदु हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करें लिपि किसे कहते हैं, मतलब ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, राजस्थानी भाषा, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, ये जितनी भी भाषाओं के नाम हमने बताए हैं, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और असमिया भाषा की लिपि जो है वो है बंगला। समान भाषा लिपि मतलब जैसी भाषा है वैसी लिपि, तमिल भाषा की तमिल लिपि, उड़िया भाषा की उड़िया लिपि, मलयालम भाषा की मलयालम लिपि, बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि, तेलुगु भाषा की तेलुगु लिपि, कन्नड़ भाषा की कन्नड़ लिपि और कश्मीरी भाषा की कश्मीरी लिपि। आगे है 4000 वर्ष पुरानी सेंधव लिपि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। कौन सी? सेंधव लिपि। ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो इसका समय जो है वो ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी से लेकर 350 ईस्वी तक का जो समय है वो ब्राह्मी लिपि का माना जाता है। खरोष्टी लिपि की हम बात करें तो इसका जो समय काल है वो ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर 300 ईस्वी तक ये माना जाता है। और यह जो खरोष्टी लिपि है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब ये इस क्रम में ये चलती है, दाएं से बाएं, इस प्रकार ये चलती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम शिलालेख की अगर हम बात करें तो वो अजमेर के बरली गांव में मिला है। भारत की प्राचीनतम लिपियां जो हैं उनके नाम हैं सिंधु, खरोष्टी और ब्राह्मणी। गुप्त काल में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि जो है इसकी 2 शैलियाँ हमें देखने को मिली हैं। एक तो उत्तरी शैली, दूसरी है दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली का समय काल 4वीं-5वीं सदी का रहा है और इसमें गुप्त जो है वो कुटिल भाषा में ये लिपि लिखी गई है। गुप्तों के द्वारा कुटिल भाषा में, मतलब आड़ा तिरछा लेखन इसमें किया जाता है। इससे संबंधित लिपि है शारदा नागरी जिसका समय काल 9वीं सदी है और इसमें देवनागरी, बंगला, गुजराती, इन सभी लिपियों का विकास शारदा नागरी लिपि से हुआ माना जाता है। दक्षिणी शैली की बात करें तो इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, पश्चिमी लिपियाँ इसमें शामिल हैं। देवनागरी लिपि के सुधार के प्रमुख प्रयासों की हम बात करें तो उसमें है सबसे पहला प्रयास जो है वो गोविंद रानडे ने किया था 1896 ईस्वी में। इन्होंने सुधार समिति का गठन 1896 में किया था। तिलक ने 1926 ईस्वी को तिलक टाइप में ये इसकी चर्चा की थी कि देवनागरी लिपि में कुछ सुधार किए जाएं। काका कालेलकर समिति ने 1935 ईस्वी में ये समिति गठित की गई और इस समिति ने 1941 ईस्वी में ए की बार खड़ी के 14 सुझाव जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने ए की बार खड़ी को उत्तम माना है। जिस प्रकार ए आ तो वैसे ही लिखे जाते हैं, ई जो है इसमें ए के ही ई की मात्रा ऐसे लगाई जाती थी, तो ये ए की बार खड़ी इसमें लागू करने के सुझाव दिए गए थे। 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, इस सभा ने उप समिति का गठन करके ये सुझाव तैयार किए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा
5 अक्टूबर 1941 को सुधार समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति जो है वो 31 जुलाई 1947 ईस्वी को गठित की गई थी और इस समिति ने ए की बारखड़ी को अस्वीकृत कर दिया, मतलब उन्होंने इसको फेल कर दिया। किसने? नरेंद्र देव समिति ने। काका कालेलकर ने तो इसको लागू किया और नरेंद्र देव समिति ने इसको अस्वीकृत किया। डॉक्टर राधाकृष्ण समिति जो 1953 ईस्वी में गठित हुई थी, इसमें अनुस्वार और जो संयुक्त व्यंजन हैं उनके प्रयोग पर अधिक बल दिया गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंचम वर्ण जो अपनी वर्णमाला का पंचम वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर अधिक बल दिया था। लाला श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि वर्णमाला में से महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं उनको निकालकर उनके स्थान पर अल्पप्राण जो ध्वनियाँ हैं उनके नीचे ही कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगी? महाप्राण बन जाएंगी। जैसे क अल्पप्राण है, ख महाप्राण है, तो वैसे ही इनके ही नीचे अगर हम चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? महाप्राण बन जाते हैं। 1959 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देवनागरी के संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 ईस्वी में किया गया था और केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपको बताना है वर्तमान में केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक और रोमन लिपि जो अंग्रेजी भाषा की लिपि थी उसको प्रमाणिक माना है। तो ये किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम बात करते हैं राजभाषा, मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। संविधान सभा के जो सदस्य हैं गोपाल स्वामी आयंगर, उनके द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से लेकर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 जो है ये लोकसभा में 13 अप्रैल 1963 को प्रस्तुत किया गया और 25 अप्रैल 1963 को ये लागू हो गया। उसी प्रकार दूसरे सदन राज्यसभा में इसको 3 मई को प्रस्तुत किया गया और 7 मई 1963 को ये लागू कर दिया गया था। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की जो धारा है 343(1), इसके तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है उसको भी स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343(2) के द्वारा अंग्रेजी भाषा जो है वो 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होगी, जिसे अधिनियम 1963 के द्वारा अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया था। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन जो है वो 7 जून 1955 को किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे उस समय प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बीजी खरे। अनुच्छेद 345 और 346 और 347 ये तीनों ही अनुच्छेद जो हैं ये प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और राज्य के विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की जो भाषा है वो हिंदी रहेगी। अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां जो हैं वो अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश इस अनुच्छेद में दिए गए हैं।
अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश होने चाहिए। स्वतंत्रता के समय मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। उस समय भारत की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजभाषा हिंदी अपनाई गई थी 14 सितंबर 1949 से। विदेशों में हिंदी बोलने वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब कौन कौन से देशों में हिंदी भाषा को बोला और समझा जाता है? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खाड़ी जो देश हैं वहाँ पर हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। भारतीय संविधान में खड़ी बोली को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120 भाग है 5 जिसमें संसद कार्य वर्णित हैं, और अनुच्छेद 220 जो भाग है 6 जो विधानमंडल कार्य से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक 8वीं अनुसूची में 22 बोलियों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन सी बोली हैं वो हम नीचे देखेंगे। शुरुआत में 14 बोलियां जो थी वो इसमें शामिल की गई थी। कौन कौन सी? हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, उर्दू, उड़िया, संस्कृत, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी। शुरू में तो ये 14 बोलियां इसमें शामिल की गई थी। फिर जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में, उसमें सिंधी जो भाषा है उसको शामिल किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं शामिल की गई, वो हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर जैसे ही 92वां संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ, उसमें 4 भाषाओं को और मान्यता मिल गई, वो हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 4 भाषाओं को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार कुल भाषाओं की संख्या जो थी वो 22 हो गई थी। आगे है राजभाषा अधिनियम 1976 के आधार पर देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था: हिंदी भाषी क्षेत्र, द्विभाषी क्षेत्र और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार, ये क्षेत्र इसमें शामिल हैं। द्विभाषी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे राज्यों के नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। फिर अंग्रेजी भाषा अपनाने वाले राज्य जो हैं वो शेष सभी राज्य हैं जिनको गए की श्रेणी में रखा गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हो राजस्थान जो है उसको कै श्रेणी में रखा गया था, और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ ख श्रेणी में रहे थे और शेष सभी राज्य ग श्रेणी में रखे गए थे। अब आप देख सकते हो हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, वहाँ पर हिंदी भाषा को बोला और समझा जाता है। राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा हिंदी के प्रयोग संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमने पहले देख लिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने हर मंत्रालय में केंद्र सरकार का जो हर मंत्रालय है उसमें मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। हिंदी शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये पहले सिंध शब्द आया, सिंध से हिंद का निर्माण हुआ और फिर हिंद से हिंदी जो शब्द है वो प्रयोग में लाया जाने लगा। जर्मन विद्वान विलियम फोन हम्बोल्ट ने विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है, जिनको हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा जो है, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा उसमें मानी गई है। सतम परिवार के अंतर्गत ईरानी, उर्द और आर्य भाषाएं आती हैं, मतलब यहाँ वाले क्षेत्र ये जो भाषाएं हैं ये आती हैं। केंटक में
केंटम में ग्रीक और जर्मनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का बोलबाला था। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समयकाल 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा है। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा बोली और समझी जाने लगी। तो पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद में आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश का निर्माण हुआ। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्रम से आपको इनको बताना होता है। फिर हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषाएं। इनका समयकाल 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक है। हिंदी की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। शौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती जो बोलियां हैं वो इसमें भाषाएं जो है वो इसमें आती हैं। पैसाची के अंतर्गत पंजाबी, जिसमें टक, लहंदा, केकई बोलियां आती हैं। ब्राचड़ में सिंधी, खस में पहाड़ी और महाराष्ट्रीय में मराठी, मागधी जो है वो बिहारी और अर्ध मागधी जो है वो पूर्वी हिंदी क्षेत्रों की भाषाएं हैं। फिर हम बात करते हैं प्रारंभिक काल, जो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक रहा है। इसमें डिंगल, मैथिली, दक्षिणी बोलियों का प्रचलन सबसे अधिक हमें देखने को मिला है। फिर हम मध्यकाल की बात करें तो इसमें 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का समय आता है और इस समय अवधी, ब्रज, खड़ी बोली जो भाषा है उसका प्रचलन हमें देखने को मिला है और इस समय जो काल था वो मुगल काल माना जाता है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक का समय है। इसे हिंदी भाषा का स्वर्ण युग भी माना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां। सबसे पहले हम बात करें हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, जिसको कोरवी के नाम से जाना जाता है, ब्रज को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है, बांगरू को हरियाणवी के नाम से जाना जाता है और इसमें कन्नौजी और बुंदेली हैं। मतलब 5 बोलियां जो हैं वो पश्चिमी हिंदी में बोली जाती हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी उपभाषा का उद्गम की हम बात करें तो इसका जो उद्गम है वो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। इनकी प्रमुख बोलियों की बात करें राजस्थानी भाषा उपभाषा की तो उसमें मारवाड़ी, जिसको मरु भाषा कहा जाता है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी जो है इसको जयपुरी बोली भी बोला जाता है और मालवी। तो राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मालवी। पूर्वी हिंदी उपभाषा की हम बात करें तो इसमें 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी उपभाषा की हम बात करें तो इसमें भी 3 बोलियां आती हैं: मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की हम बात करें तो इसमें भी जो बोलियां आती हैं वो हैं पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली जो केदारखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है और कुमायूनी। तो ये यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन 5 उपभाषाएं और इनकी प्रमुख जो बोलियां हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। फिर हम बात करते हैं इन भाषाओं से संबंधित थोड़ा थोड़ा हम संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ हम बात करें तो इसमें खड़ी बोली सबसे पहले आती है। तो खड़ी बोली को सर हिंदी या हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नामकरण है वो लल्लू लाल मिश्र ने 1803 ईस्वी में अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में किया है। ये इनकी पुस्तक का नाम है प्रेम सागर। वहाँ पर इस खड़ी बोली का वर्णन इन्होंने किया है। खड़ी बोली के विस्तार की हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लेकर हिमालय तक का जो तराई वाला हिस्सा है वहाँ तक ये बोली बोली जाती है। अम्बाला, मेरठ, बिजनौर यहाँ पर भी ये बोली बोली जाती है और हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली ही माना जाता है। इसके योगदान में ब्रज, बांगरू, उर्दू का भी प्रमुख स्थान रहा है।
फिर हम बात करते हैं ब्रज बोली की। ब्रज जो है ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर जो एमपी में आता है, और ये तीनों जो राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं यहाँ पर ब्रज बोली बोली जाती है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं बरेली, मथुरा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, यहाँ पर भी ब्रज भाषा बोली और समझी जाती है। बांगरू की हम बात करें तो करनाल, रोहतक, पानीपत, हिसार, पटियाला, सोनीपत, तो ये हरियाणा के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर बांगरू बोली बोली जाती है। इसके साथ दिल्ली क्षेत्र में भी ये बोली बोली जाती है। कन्नौजी बोली की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद है, इटावा है, कानपुर है, शाहजहांबाद है और कन्नौज जो है, इन क्षेत्रों में कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, हमीरपुर, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें पन्ना, होशंगाबाद, मुरैना, रायसेन, दमोह है, यहाँ पर भी बुंदेली बोली बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ी की। शुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जोधपुर में। इसमें ऐ और औ के स्थान पर ऐ औ प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे छाछ है तो मारवाड़ी में सास, सड़क को हड़क बोला जाता है, पानी को पानी, तो इस प्रकार ये जोधपुर वाले उच्चारण करते हैं। छ को स बोलते हैं और स को है बोलते हैं और न को अण के रूप में ये उच्चारित करते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो उसमें है थली, ढटकी, गोड़वाड़ी, माहेश्वरी, नागेरी, नागौरी, ओसवाली और बीकानेरी, ये मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। फिर हम दो शैलियों की बात करते हैं, एक तो डिंगल शैली, दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों बोलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो अपभ्रंश राजस्थानी का मिश्रण डिंगल और अपभ्रंश राजस्थानी के साथ अगर ब्रज भाषा भी मिल जाती है तो वो पिंगल शैली हो जाती है। फिर हम बात करते हैं मेवाती बोली। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य एक सेतु का या एक पुल का कार्य मेवाती बोली करती है। ये किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, तो ये अलवर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये मेवाती बोली जाती है। इनके अलावा भरतपुर में कामा, डीग, नगर जैसे क्षेत्रों में ये मेवाती बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में गुड़गांव और मथुरा में भी ये बोली बोली जाती है। मेवाती की उपबोलियों की हम बात करें तो इसमें राठी, महेड़ा, कठेर, अहीरवाटी, ये प्रमुख इसकी उपबोलियां हैं। अहीरवाटी जो है ये बांगरू व मेवाती के बीच की प्रमुख बोली बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं ढूंढाड़ी बोली की, जिसको झाड़शाही बोली के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, यहाँ पर यह बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो इसमें किशनगढ़ी, अजमेरी, तोरावाटी, शाहपुरी, चौरासी, राजावटी, नागरचौल, सिपाड़ी, ये प्रमुख इसकी उपबोलियां हैं। जैसे कि इन क्षेत्रों में आप देखोगे 6 शब्द का प्रयोग काम में लिया जाता है। तो 6 शब्द जहाँ भी आपको सुनने को मिले समझ लो वो कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली है। मालवी बोली। मालवी बोली झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है? इंदौर, भोपाल, झाबुआ, रतलाम, सीतामऊ। मालवी की उपबोलियों की हम बात करें तो इसमें निमाड़ी, रतलामी, सौंदवाड़ी और उमठवाड़ी बोलियां बोली जाती हैं। अगली बोली है अवधी। अवधी जो है ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयाग, खीरी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, बहराइचपुर, फैज़ाबाद, लखीमपुर, फतेहपुर, गोंडा, ये सभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिहार में मुस्लिम जो है वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं बघेली भाषा की हम बात करें तो ये रीवा, बांदा, शहडोल, सतना, सीधी, मांडल, दमोह है।
और जबलपुर क्षेत्रों में बघेली भाषा बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? सारगुजा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव। मैथिली भाषा की बात करें तो पूर्वी चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, संथाल। मगही की हम बात करें तो पटना, गया, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर, रांची। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, सारण, बस्ती। पश्चिमी पहाड़ी की हम बात करें तो शिमला, कुल्लू मनाली, भद्रवाह, चंबा, मंडी, चकराता, लाहौल स्पीति, मंसूरी। पश्चिमी पहाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो इसमें सिरमौरी, जौनसारी, क्योंठली, चमियाली, बघाली प्रमुख उपबोलियां हैं। गढ़वाली की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल, चमोली, टेहरी और उत्तरकाशी में ये बोली बोली जाती है। कुमायूनी की बात करें तो उत्तराखंड के कुर्मांचल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में ये बोली बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं आगे मेवाड़ी की। तो ग्रियर्सन महोदय ने इसका उद्गम किया है और चटर्जी, मोतीलाल मिनारिया, नरोत्तम स्वामी ने मारवाड़ी की उपबोली इस मेवाड़ी को माना है। मतलब इन विद्वानों ने मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी को माना है। उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर यह बोली बोली जाती है और ऐ औ स्वर का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। हाड़ौती बोली ये ढूंढाड़ी के समान ही मेवाड़ी मालवी से प्रभावित है और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है और इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसमें च के स्थान पर छ के स्थान पर तो स का प्रयोग होता है और स के स्थान पर है का उच्चारण किया जाता है। तो ये इतने तो आपको याद नहीं रहेंगे। आप मुख्य देखें तो हाड़ौती वाला याद रख लेना, वागड़ी वाला याद रख लेना और मेवाड़ी वाला भी याद रख सकते हो। अपने राजस्थान से संबंधित जितने भी हैं वो आप इसमें याद रख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और किसी प्रकार का और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।